Hello students, welcome to the English classes for class Mrs. Sangeeta Saxena, and today we are going forward with the last part of the chapter, the address. So in the last part we did till the part where the author was sitting in Mrs. Dawling's house and she was telling the girl some incidents about her childhood. So the last incident that she was telling that girl was that she never knew that the cutlery in which they ate was silver. So let's start with what happened next. The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I'll look. It's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can't find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. So now, when the author tells the girl about the incident कि उसे यही नहीं पता था कि वो जिस स्पून्स और फोक्स और नाइफ्स को यूज़ करके खाना खाती थी वो सिल्वर के थे, तो उस गर्ल को ये बात बहुत ही अम्यूजिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी लगी उसको भी और वो हंसने लगी. शी लाफ्ड अगेन. I bet you don't know it. It is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. तो फिर ऑथर क्या कहती है लड़की से कि आई बेट यू डोंट नो इट इधर. वो कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ इस बात पे कि तुम्हें भी ये बात नहीं पता. बेट का मतलब शर्त लगाना. सो आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. इंटेंटली का मतलब होता है कि उसने जानबूझ करके उस लड़की की तरफ देखा. मतलब उसने एक मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ. इंटेंटली का मतलब इज क्लोजली. एक्चुअली इंटेंटली का मतलब क्लोजली लाइक इन एन ऑब्जर्वेटिव वे. उसने मतलब उसने उस लड़की की तरफ देखा एंड देन शी सेड कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये बात नहीं पता थी. मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूँ. वॉट वी ईट विद? शी आस्क्ड. तो वो लड़की कहती है जिससे हम खाना खाते हैं. वेल डू यू नो? फिर वो कहती है कि फिर ऑथर कहती है कि क्या तुमको पता है? वो शी हेजिटेटेड. शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. तो वो लड़की को हेजिटेशन हुआ थोड़ा सा, वो थोड़ा सा हिचकिचाई. एंड शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. तो वो लड़की साइड में किसी कैबिनेट पे जाती है और वहाँ पे जा करके वो एक ड्रॉर खोलना चाहती है. आई लुक इट्स इन हेयर. और वो लड़की कहती है कि मैं इसको यहाँ पे देखती हूँ, ये यहाँ पे सब रखे हुए हैं, मैं देखती हूँ. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. उतने में ऑथर कूद के खड़ी हो गई और वो कहती है आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच द ट्रेन. तो एकदम से वो ऑथर कहती है कि अरे मैं तो टाइम के बारे में ही भूल गई, मुझको तो ट्रेन पकड़नी है. सो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो ऑथर थी ना उसको एकदम से अजीब सा लगा क्योंकि वो और चीज़ें देखना नहीं चाहती थी जिससे कि उसको इतनी सारी मेमोरीज रिलेटेड है. उसका यहाँ पे जंप होकर के खड़े होने का मतलब अचानक से खड़े होने का ये मतलब है दैट शी वॉज वेरी मच स्कैर्ड एंड टू मच रिलक्टेंट टू गेट बैक ऑल दोज मेमोरीज जो उसने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलिश की हुई थी. क्योंकि वो मेमोरीज अगर उसके दिमाग में वापस उन अच्छे टाइम्स की आएंगी देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव. So next, what happens? No, I must go. No, she had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? तो वो लड़की कहती है उसका हाथ उसी ड्रॉर पे होता है जो वो खोलना चाहती थी जिसके अंदर वो स्पून्स रखे हुए थे. वो कहती है कि डोंट यू हैव टू वेट फॉर माई मदर. तुमको मेरी माँ के लिए वेट नहीं करना है, वो आ रही होगी. नो, आई मस्ट गो. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can't find my own way. सो उसके बाद ऑथर कहती है नहीं नहीं मैं वेट नहीं करूँगी. आई थिंक आई मस्ट गो नाउ एंड आई वॉक टू द डोर. तो जो ऑथर थी वो फिर डोर की तरफ जाती है और वो जो गर्ल होती है वो ड्रॉर उतनी देर में खोल रही होती है. तो वो ऑथर कहती है कि नहीं मुझे अब जाना चाहिए एंड मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी. मतलब कि तुमको मुझे बाहर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन फाइंड माई ओन वे.
As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जैसे ही वो पैसेज के अराउंड जा रही थी, मतलब जो घर का जो पैसेज या था, या फिर वो जैसे घर के बाहर वो निकली, तो उसको उन स्पून्स और फोक्स की आवाज़ें, जिंगलिंग का मतलब होता है, जिंगलिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर द साउंड ऑफ अ बेल। जब घंटी बजती है तो जो साउंड आती है उसको जिंगल कहते हैं। तो वैसी ही साउंड तब आती है जब स्पून्स और फोक्स आपस में भिड़ते हैं। तो शी सेज कि मुझे उन स्पून्स और फोक्स की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी जैसे कि मैं वहाँ से बाहर निकल रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मार्कनी स्ट्रीट, इट सेड। आई हैड बीन एट नंबर 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them when severed from them, you see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. So now the author says, at the corner of the road I looked up at the name plate. रोड के किनारे पे पहुंच करके उसने नेम प्लेट को, she again had a look on the name plate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. तो कहती है कि फिर से वो एक बार पढ़ती है कि उस नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है। मार्कनी स्ट्रीट, और मैं नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था, बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब मुझे उस एड्रेस को याद रखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मैं उसको याद ही नहीं रखना चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. वो कहती थी कि अब मैं वहाँ पे वापस जाना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर थे जिनके साथ आपकी एक स्पेशल मेमोरी जुड़ी हुई है ऑफ with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them you see them in strange surroundings. तो इस लाइन में ऑथर कहती है कि जब भी आप अपनी उन चीज़ों को देखते हो जिससे आपकी इन पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, तो वो अचानक से ना अपनी वैल्यू खो देती हैं जब आप उनको किसी स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में, किसी अटपटी सी जगह पर देखते हो। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? तो वो कहती है, और वैसे भी उन कटलरी का मैंने क्या, उन सब चीज़ों का मैंने क्या ही करा होता जब मैं इतने एक छोटे से रूम में रहती हूँ जिसमें से जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर इज़ लाइक ये ना विंडोज़ कवर करने के लिए लगाया जाता है ताकि जो बाहर से कोई अंदर ना देख सके और अंदर से कोई बाहर ना देख सके। तो वो कहती है वैसे भी उस छोटे से किराए के कमरे में मैंने ये चीज़ें रखी कहाँ होती, जहाँ पे ये जो ब्लैक पेपर है वो अभी भी विंडोज से गिर रहा है, और जो ड्रॉर्स हैं उनमें बस एक हैंडफुल ऑफ कटलरी, मतलब आप चंद भर मतलब हाथ भर के, मुट्ठी भर के आप उसमें चीज़ें रख सकते हो। And next word that she said, I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. तो वो कहती है फिर मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया कि मेरे को कि मैं ये एड्रेस कैसे भूलूंगी, और जो भी चीज़ें मैं भुलाना चाहती थी उनमें से ये एड्रेस भुलाना सबसे इजी चीज़ थी मेरे लिए। तो वो ये कहती है कि वैसे भी ये चीज़ें जो थी इतनी अजीब सी जगह पर देख के मुझे अजीब उनकी जो मेमोरीज थी और उन चीज़ों की जो उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी मेरे लिए वो कम होने लगी। और वैसे भी इन चीज़ों का अब मैं क्या करती, क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी जगह है और मतलब एकदम से एक तो ऑथर के मन से उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा जो पैशन था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए वो एकदम से ख़त्म हो गया था। तो वो ये कहती है कि अब मैंने वैसे भी क्या करा होता है इन सब चीज़ों का, और मैं अब इस जगह पे जाना ही नहीं चाहती थी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भुलानी है, वो उन चीज़ों को भुलाना इसलिए चाहती थी क्योंकि उनकी जो मेमोरीज थी वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही अच्छे टाइम्स की थी, और वो अब उसको वो
अच्छे टाइम्स को सोच करके उसको बहुत दुख होता था। तो वो कहती है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें भुलानी है, लेकिन इन सब में से ये एड्रेस भुलाना मेरे लिए सबसे ईजी होगा, क्योंकि इसको मैं सबसे आराम से भुला सकती हूँ। इस स्टोरी का जिस्ट ये है कि मतलब जो भी लाइफ आपकी जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आपको अगर लगता है कि कुछ चीज़ों की वजह से अगर आपकी लाइफ रुकी है या उन्हीं से बंधी है, तो ऐसा नहीं है। जब टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ आपकी चाहते, आपको क्या पसंद है, वो सब कुछ चेंज होने लगता है। तो ये भी उसी के बारे में बताया जाता है कि ओवर टाइम कैसे ऑथर्स द पैशन ऑफ द ऑथर reduces with time for the things and she now understands that the times that she used to relish are now gone and everything has moved on, so she must also move on instead of clinging to the things. उन चीज़ों को पकड़ के रखने के बजाय इसको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. So this was the last excerpt from the story, The Address. I hope you enjoyed the story and you have also understood it well. So in the next few turns, I'll be giving you the question answers of the same, and that will be in the form of a PDF and not in the form of video. So I hope you have understood it and there will be no problem for you in solving those questions. Thank you. Have a nice day.